हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स की सीरीज, जिसमें नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते, केमिकल चेंजेस उसमें नहीं होते, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जल से बर्फ बनना। H2O को हमने जो लिक्विड स्टेट में था और हमने क्या बना दिया, H2O से सॉलिड बना दिया, तो उसकी भौतिक अवस्था तो बदल गई लेकिन उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते। इसी तरह सोने को गलाकर उसके आभूषण बना देते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों में केवल भौतिक गुण बदलते हैं और यह अस्थायी परिवर्तन होता है और उत्क्रमणीय होता है, दोनों तरफ होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको कहा जाता है कि इसको वापस पहले वाली अवस्था में भी हम ला सकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, कि जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाए। लोहे पर जंग लग जाता है, दूध से दही बन जाता है। अब जो दूध है उससे दही बन गया, अब उसको हम वापस से क्या इसमें बदल सकते हैं? ऐसा संभव है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि भौतिक गुण भी बदल गए और रासायनिक गुण भी बदल गए। तो ये अनुत्क्रमणीय है, एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे। अब जब रासायनिक परिवर्तन की हम बात करते हैं तो उसमें आता है रासायनिक अभिक्रिया। जब अभिकारक उत्पाद का निर्माण करते हैं, आपको याद होगा लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं और बाईं ओर राइट हैंड साइड में उत्पाद लिखे जाते हैं। जब अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। संयोजन, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तापीय अपघटन भी होता है, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। एक एक करके हम इन अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया, या जिसे आप अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो ये बिना बुझे हुए चूने में जब जल मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है। और इस अभिक्रिया में अगर इसको हम एक बीकर में करते हैं तो अभिक्रिया के दौरान अगर हम बीकर को टच करें तो वो गर्म हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। आगे हम देखेंगे इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जहां पे ऊर्जा निकलती है। वियोजन संयोजन का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, यहाँ पर अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ऐसे विक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। आप में से कितने लोग और ये बता सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं?
तीन प्रकार की विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, तापीय विस्थापन, प्रकाशीय और वैद्युत या विद्युत अपघटन। तीन प्रकार के ये प्रक्रियाएं होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित इसके तत्व किसी दूसरे तत्व द्वारा हटा दिए जाते हैं, वहां से विस्थापित कर दिए जाते हैं, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है, अगर उसका आयरन के साथ, लोहे की कील के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो जो लोहा है वो अधिक क्रियाशील होता है, तो अपने से कम क्रियाशील को वहां से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और आयरन सल्फेट, हरे रंग के आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और तांबा प्राप्त होता है। इसकी एक अभिक्रिया एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, जिसको आप इस प्रकार से देखते हैं कि एक परख नली में हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन दिया जो कि नीले रंग का है। जब उसमें लोहे की कील लटका दी जाए तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नीले रंग का जो विलयन था वो धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन सल्फेट बनने लगता है जो कि हरे रंग का होता है, और लोहे की कील पर धीरे धीरे तांबा जमने लगता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगर विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारकों के आयन एक दूसरे का स्थान ले ले तो वो द्विविस्थापन कहलाएगी। जैसे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्योंकि सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, वो कार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। साथ में बैरियम जो है सल्फेट के साथ मिल जाएगा और बैरियम सल्फेट बना देगा। तो एक तरफ बैरियम सल्फेट बना, दूसरी तरफ सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया, दोनों अब एक दूसरे से विस्थापित हो गए, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन और उपचयन, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह ऋण विद्युतीय तत्व होता है, अगर हाइड्रोजन का त्याग कर देता है तो धन विद्युतीय तत्व होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन बाहर निकले अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए यहां पर कॉपर और जल, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया या उपचयन। बताइए, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। लेकिन दोनों अभिक्रियाएं और ऑक्सीजन हट जाएगी तो अपचयन हो जाता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें दोनों अभिक्रियाएं, अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम देख रहे थे कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन जो जल का अणु था वहां से ऑक्सीजन हट गई, तो इसका अपचयन हो गया। तो उपचयन और अपचयन, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, अपचयन में ऑक्सीजन हट जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण हो गया, तो जिंक ऑक्साइड में जिंक हट गया और कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। याद रहेगा? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अभी हमने देखा था कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का था, उसमें अगर लोहे की कील रखी जाती है तो कुछ समय के पश्चात हरे रंग का आयरन सल्फेट बनता है और तांबा प्राप्त होता है। तांबा कील पर धीरे धीरे जमा होने लगता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण तो है ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है। देखिए कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन है इसमें, यहां से कॉपर बन गया तो ऑक्सीजन यहां से हट गई तो ये अपचयन हो गया, लेकिन आयरन के साथ SO4 जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गई तो वो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यौगिक का उदाहरण बताना है जिसका उपयोग श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, अभी मैंने बताया था विस्थापन अभिक्रिया में, अभी मैंने आपको बताया था तीन प्रकार की अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें प्रकाशीय अपघटन भी होता है। तो प्रकाशीय अपघटन का ये उदाहरण है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को ये देखिए प्रकाशीय अपघटन हो गया,
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, को प्रकाश में रखने पर श्वेत रंग से धूसर रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। और जो सिल्वर है, चांदी है, आपको पता है दूसरा रंग की होती है, जबकि सिल्वर क्लोराइड बिल्कुल सफेद रंग का होता है। उष्मा शोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है? उष्मा शोषी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, ऊर्जा की आवश्यकता जिसमें हो, वो उष्मा शोषी कहलाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का बनना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उष्मा का उत्सर्जन होता है, वह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु का निर्माण होता है और साथ ही उष्मा निकलती है। तो यह दहन की अभिक्रिया भी है। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण, ये भी कैसी है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा निकलती है, जबकि श्वसन को उष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं और ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए, अम्ल और क्षार की दो समानताएं आपको बतानी है। दोनों जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका आप देख रहे हो अपघटन हो रहा है, आसानी से ये टूट जा रहे हैं। अब पीएच बताना है अलग अलग अम्ल का या क्षार का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे स्ट्रोंग अम्ल होता है, 1 0 नहीं, इसका 1 पीएच माना जाता है। जबकि जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है 1.2, नींबू के रस में 2.2, शुद्ध जल ये उदासीन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो 7 पीएच होता है। हमारे रक्त का पीएच थोड़ा सा क्षारीय होता है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या अभिक्रिया होगी? तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये सूत्र है लेड नाइट्रेट का। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड का निर्माण करेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेंगे। ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, शाम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अपघटन की अभिक्रिया होती है। अपघटन कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। सिल्वर को हम इकट्ठा कर लेते हैं, शुद्ध सिल्वर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब धातु वायु व नमी के संपर्क में आती है तो यह अवनत हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, तांबे पे हरी परत चढ़ जाना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। इससे धातुओं की चमक कम हो जाती है, धातु धीरे धीरे टूटने लगती है। विकृत गंधिता, आजकल के बच्चों को बहुत शिकायत रहती है कि हम चिप्स का बड़ा सा पैकेट लाते हैं, 20 रुपए का पैकेट लाए, उसमें से 90% तो हवा भरी होती है, उसमें तो 4 चिप्स निकलती है, तो कंपनी वाले हमें उल्लू बना देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, ये आपके फायदे के लिए होता है कि जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है वातावरण में तो उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये वातावरण में रखे जाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है। इससे बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं कि इनको या तो वायुरोधी पात्रों में रख दे जहां पे अपचयन ना हो सके, एयर टाइट में, या उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, उसमें जो ऑक्सीजन को निकालकर चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे ये उनका उपचयन नहीं होता और ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनका ऑक्सीकरण रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक कहलाते हैं।
अब बहुत सारे रासायनिक यौगिक हैं और उनके सूत्र हैं, आपको ये पता होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, साधारण नमक या जिनको खाने का नमक भी कहते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भुजा हुआ चूना होता है या चूने का पानी होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, क्लोरीन, धोने का सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आगे हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जिसको सिरका कहते हैं, आजकल के बच्चों को पता होगा, बहुत सारे चाउमीन खाने वाले हैं, सोडियम। अब साधारण नमक जो है किन किन रसायनों का कच्चा पदार्थ है? साधारण नमक का उपयोग हम दैनिक जीवन में कई पदार्थ बनाने में करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा होगा, वाशिंग सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, ये सब इनका इस्तेमाल हम साधारण नमक की सहायता से करते हैं, ठीक है। अब कुछ समीकरण है, उनको कैसे, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये अगले अगले चैप्टर में हम करेंगे, इसलिए मैं अभी आप इसको छोड़ रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट है, उसको HCl के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो इससे NaCl, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपको एक एक देखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, चूने के पानी की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, तो जो चूने का पानी है दूधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो जब चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि घर की दीवारों पर जब सफेदी करवाते हैं तो कुछ देर बाद, सूखने के बाद वो चमकने लगती है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनी अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करवाया जाएगा, उसकी क्रिया अभिक्रिया करवाई जाएगी तो लवण का निर्माण होता है, ऐसे अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये एक और है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मिलाएंगे तो नीले हरे रंग के कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। भुजे हुए चूने में से क्लोरीन निकालेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है सारी की सारी। कोई भी डाउट है तो आप अपने चैनल बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, तो नोटिफिकेशन आपको जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, और शेयर करते रहें। गुड लक।